नमस्कार। आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में निफ्टी में आ चुकी है 1400 पॉइंट्स की एक बड़ी रैली। अब ये काउंटर रैली है कि यहाँ से कोई एक सच में अप ट्रेंड शुरू होने वाला है और कौन से सेक्टर हैं जहाँ आप निवेश के लिए सोच सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी चाहिए, RS 55 कैसे लगाना है, ARS कैसे लगाना है, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। और ये जो रैली दिख रही है, क्या ये सच में एक अप ट्रेंड होने वाली है, कहाँ पे एंट्री बनाने की सोचनी चाहिए, क्या रिस्क होना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड विद बुक्स। मार्केट ने एक बॉटम बनाया 21,900 के आसपास और उसके बाद एक अच्छा पैटर्न बना के इस रेंज में कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये सच में एक अप ट्रेंड है कि बियर मार्केट में जो शॉर्ट टर्म्स जो काउंटर रैलीज आती हैं वो कैसे पता करें। तो देखो, किसी भी रैली का अगर वो पुल बैक है कि सच में एक अप ट्रेंड है पता करना है तो एक सिंपल सा तरीका है वॉल्यूम देख के। अगर वॉल्यूम बढ़ते हुए आ रहा है तो मतलब कि सच में वहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ये जो ट्रेंड है इसमें, ये जो यहाँ से ऊपर जा रहा है ये ट्रेंड, इसमें वॉल्यूम तो बढ़ते हुए आ रहा है, मतलब कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कभी भी किसी भी ट्रेंड में अगर आपको देखना हो ना, अगर मार्केट मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके साथ में जो नीचे की तरफ जो वॉल्यूम रहेगा, अगर वो वॉल्यूम बढ़ते हुए आ रहा है मतलब कि अभी और फॉल आना बाकी है, क्योंकि उस गिरावट में लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, ये वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है। अगर इस गिरावट के साथ मान लो वॉल्यूम भी गिर रहा है, नीचे जो वॉल्यूम का टेबल शो होता है ना, ये जो वॉल्यूम है, ये अगर ये गिरते हुए हो, इसमें जो ट्रेंड है वो फॉलिंग हो, तो इससे क्या पता चलता है कि अब ये गिरावट ज़्यादा देर नहीं रुकेगी और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वैसे ही बुल मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब कि जो बायर्स हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस रैली के साथ। तो ये एक अच्छी रैली दिखाई दे रही है। बेयर मार्केट की सिर्फ काउंटर रैली दिखाई नहीं पड़ती, जैसा कि ये पहले की रैली थी। ये जो पूरी रैली आई थी यहाँ से यहाँ तक, आप अगर देखोगे तो इस रीजन में बहुत सारे धोखे थे जो कि वॉल्यूम देख के समझ में आ जाता आपको। कैसे? यहाँ पे एक साफ ब्रेकआउट दिख रहा था आपको। एक इस मैं 50 डे मूविंग एवरेज को एक बार के लिए बंद कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, जो ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम देखिए। अगर ये सच में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता जहाँ से एक नई रैली आनी होती, तो यहाँ पे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते ना। क्या आपको और हमें ही पता है क्या कि नई रैली आने वाली है? जो बड़ा एनालिसिस का टीम बना के लोग खर्चा करके बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता क्या यहाँ से बड़ी रैली आने वाली है? अगर उनको पता है तो बड़ा वॉल्यूम आएगा ना। तो वो बड़ा वॉल्यूम आएगा तो यहाँ दिखाई देगा ना जी, यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम दिखाई देता ना ऐसा, तब आपको लगता कि ये ब्रेकआउट सही है और यहाँ से ऊपर के लिए रैली आती। लेकिन इसीलिए ये क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया। और दूसरी बात देखो, ये ब्रेकआउट होने के बाद जो ये 4 दिन तक मार्केट नीचे गिरा, ये जो रेड कैंडल्स बनी, इसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए आ रहा है। इसमें रेड कैंडल का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि पुल बैक नहीं है। ये पुल बैक में वॉल्यूम कम होते जाता है, बढ़ता नहीं है। तो वॉल्यूम देख के आप पता लगा सकते हो कि सच में ये रैली जेन्युइन है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने बॉटम तो बना लिया है टेम्परेरी 21,800 के आसपास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस टेस्ट करने नहीं आ सकता। ये यहाँ से वापस इस तरीके से एक बेस बना सकता है। अब ये ट्रेंड तो बेंड हो गया है, जो ट्रेंड का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में था, अब वो बेंड हो गया है। बेंड होना मतलब इसको यूं बोलते हैं, जो ट्रेंड सीधा जा रहा होता है वो बेंड हो जाता है। जब भी कोई रैली इस तरीके से जा रही हो और बैंड होने लग जाए तो आप समझ लो कि अब ये बेस बनाएगा। अब बेस बनाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। अगर ऊपर की तरफ दिया तो फिर ब्रेकआउट होता है। तो ये बैंड हो गया है। अभी जो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था वो पहले बैंड हुआ और अब ये साइडवेज हो जाएगा। जब साइडवेज होगा तब आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है क्या। जब ये यहाँ पे एक कंसोलिडेट करे, एक जोन बनाए और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक आपको देखना है कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि ये यूं चला जाएगा 26,000, तो भैया ये शेयर मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा एक बार में ऊपर नहीं चला जाएगा, इसके बीच बीच में पुल बैक आएंगे। जब पुल बैक आएंगे तो आपको क्या देखना है कि वॉल्यूम बढ़ते हुए है कि घटते हुए। मान लो सपोज ये जो पिछला स्विंग हाई है, ये यहाँ पे जाके मान लो यहाँ से गिरना चालू हो जाए, ठीक है। तो जब ये गिरावट आ रही होगी तो नीचे की तरफ देखना कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आएंगे वो वॉल्यूम गिरते हुए आ रहे हैं ट्रेंड में,
कि बढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ आ रहा है मतलब कि इस गिरावट में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी भी गिरावट बाकी है, तो ये फिर ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी और ये फिर से नीचे जाएगा। अगर इस गिरावट में वॉल्यूम घटते हुए आएगा तो पक्का ये वापस से ऊपर ब्रेकआउट देके या तो यहीं से निकल जाएगा या इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, फिर से ब्रेकआउट देगा। जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा उतने ज़्यादा बायर जमा होंगे, जितनी देर ज़्यादा देर तक रहेगा उतने ज़्यादा बायर जमा होंगे, और जो इम्पेशेंट बायर हैं, जिनको पेशेंस नहीं होता, वो लोग निकल जाएंगे। तो जो जो लोग होल्ड करके रखे रहेंगे स्टॉक्स, वो पेशेंस वाले बायर होंगे, उनके पास अच्छा पेशेंस होगा। तो जब रैली आएगी तो वो लोग और ज़्यादा दूर तक बैठे रहते हैं। यही होता है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना अच्छा ब्रेकआउट होता है। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इस कंसोलिडेशन में जो पेशेंस वाले बायर्स हैं वो रुक जाते हैं, इम्पेशेंस जिनमें धैर्य नहीं है वो लोग निकल जाते हैं। तो जब धैर्य वाला बायर रुकेगा तो वो लंबा रुकेगा, वो ऊपर भी लंबी रैली तक साथ देगा, वो हर सेलिंग पे अपना स्टॉक सेल करने के लिए नहीं देखेगा, जिससे कि बाहर से वापस से निफ्टी या आपका स्टॉक गिर जाए। तो आपको देखना है कौन से स्टॉक हैं जो ज़्यादा कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो कम गिरे हैं, निफ्टी से जो कम गिरे हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं हो रही है कि किस स्टॉक में वैल्यू है इतना गिरने के बाद। हो सकता है कोई शेयर यहाँ से 40-50% गिर गया हो, लेकिन अब उसके फंडामेंटल के हिसाब से उसमें वैल्यू हो, तो आप उसमें बाई कर सकते हो। वो तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, 5-10 साल के लिए होल्ड करना है तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को देखिए। लेकिन अगर आपको 6 महीने से 1 साल के लिए कोई ट्रेड लेना है, जो कि ज़्यादातर लोग आप लोग लेते हो, लेने के बाद जब गिरने लगता है तो आप उसको 5 साल के लिए सोचने लग जाते हो कि 5 साल रखूँगा। ऐसा नहीं होता है। आप लेने से पहले सोचो कि मैं यहाँ पे अगर ले रहा हूँ तो 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, 1 साल के लिए ले रहा हूँ, 2 साल के लिए। अगर ये लो टूटा तब भी क्या मुझे रखना है अपना स्टॉक? क्या मेरा स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ले रहा हूँ या ट्रेंड देख के ले रहा हूँ या मोमेंटम? कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है कि मेरा पूरा पैसा ही मेरा रिस्क है? अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए लेते हो तो आप क्या सोचते हो कि भाई HDFC बैंक 1700 रुपये में वैल्यू बाइंग है मेरे लिए, मुझे लगता है कि 1700 मान लो वैल्यू के हिसाब से सही है। तो अगर वो स्टॉक 1300 हो गया तो मैं और ख़रीदूंगा ना, क्योंकि जब 1700 में मुझे वैल्यू दिख रही थी तो 1300 में तो मुझे और ख़रीदना है। अगर 1200 हो गया, 1000 हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा कि अरे यार मुझे तो और ख़रीदने का मौका मिला। लेकिन मैंने वो स्टॉक ख़रीदा है कि मार्केट जब भी उसकी वैल्यू समझेगा, जब भी वो मार्केट को समझ में आएगा कि HDFC बैंक तो 2500 के लायक स्टॉक है, तो वो उसकी वैल्यू 2500 कर देगा, तब मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे और मुझे तो नीचे के लेवल पे एवरेज करने का मौका मिला। तो जो ये वॉरेन बेफेट हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, मोहनीश पबराई हैं, ये लोग सब वैल्यू बायर थे। इन लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते थे। इनका कहना था कि अगर आपने कोई घर खरीदा है तो आप डेली थोड़ी ना बोलोगे कि जिस दिन इसका रेट 95 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ में मान लो आपने खरीदा, तो बेच देना। इसलिए वो लोग बोलते थे कि स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि उनको पता है कि उस घर की कीमत तो 2 करोड़ है, तो आज नहीं तो कल 2 करोड़ हो जाएगी। जिस दिन 2 करोड़ हो जाएगी उस दिन वो लोग बेचेंगे। लेकिन उसमें हो सकता है 5 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए। इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एक स्विंग, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और हम सोच रहे हैं कि ये ब्रेकआउट दे यहाँ से, और यहाँ से जो थोड़ा सा मोमेंटम आए उसमें हम कैसे अपने स्टॉक्स को रखें। या तो आपने पहले कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक यहाँ कहीं खरीदा था, तो आप कौन से स्टॉक से निकल सकते हो, कौन से स्टॉक में बने रह सकते हो। ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है, इसमें आपकी जो रद्दी स्टॉक है ना, ख़राब स्टॉक, वो सबसे ज़्यादा बढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पे बायर्स, बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स को लगता है अब ये फिर से वापस सुजलॉन जो है 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन आपको फंडामेंटल्स भी चेक करने चाहिए कि सच में उस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल वाला सिस्टम सबसे अच्छा काम करता है। तो कोई भी स्टॉक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेते हो तो एक बार देखो उसमें प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं। उसके बाद अगर वो गिरा था तो वो सिर्फ मार्केट के कारण गिरा था, कि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो आपका स्टॉक भी गिर गया था। तो अब सही टाइम है कि अब ये ऊपर जा रहा है तो अच्छा है, तो अब आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं। तो एक तो ये वॉल्यूम वाली बात हो गई। दूसरा, अगर आप 50 पीरियड मूविंग एवरेज वाला रूल देखोगे तो वो सिंपल सा रूल है कि मार्केट को इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। ये मैंने लगाया है 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। अब आप देखो बार बार यहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रहा था। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो
मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा था। जब एक बार ट्राई भी किया इसके ऊपर रहने का तो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से इसके नीचे आ गया। तो अभी फिर से ये ऊपर गया है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ गया है और यहाँ पे सस्टेन कर लेगा। तो अगर ये वापस से पुल बैक दे के 50 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चला गया इस तरीके से, तब आप एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, जल्दीबाजी में मत आके बहुत सारा पैसा लगा दीजिएगा। अभी भी मार्केट में हायर लो वाला स्ट्रक्चर बना नहीं है अभी भी। ये जो अब तीसरी बात बता रहा हूँ, पहली वॉल्यूम की, दूसरी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, वापस इसके नीचे नहीं घुस जाना चाहिए। और तीसरी बात हायर हाई हायर लो वाला। अभी देखो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर का हाई है, अरे क्या हो गया, ये है हाई और ये है आपका लो। फिर आपका ये देखो ये हाई बना, फिर ये लो बना, अभी ये हाई है और आपका ये लो है। तो जब तक एक नया हाई नहीं बन जाता, मतलब इसके ऊपर नहीं निकल जाता मार्केट, तब तक आपका कुछ भी नहीं बदला है। तब तक यहाँ से इसको अभी निकलने दीजिए, इसके ऊपर ये होगा हायर हाई। अभी ये लो है, अभी देखो ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, अब यहाँ पे एक लो बनना चाहिए, फिर हाई जब मतलब जब इसको ब्रेकआउट दे इस तरीके से, तब आपको एंट्री करनी चाहिए। हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म होने दो, वही होता है अप ट्रेंड। और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हम सिर्फ जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा हो, एक अप ट्रेंड में हो। अभी मौका है आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पहचानने का। तो वो कैसे पहचानते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि निफ्टी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। ये मत बोलना कि सर मेरा स्टॉक तो 50% गिरा है लेकिन वो तो बहुत स्ट्रांग है। तो आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग देख के खरीदा था तो ठीक है। अगर आपने लिया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए और आप 50% तक फॉल तक बैठे हो, तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि 8-10% से ज़्यादा लॉस नहीं लिया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। आपको उसको काट देना चाहिए था, आप बहुत देर तक बैठे और अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं सुनना चाहता कि लॉस वाले स्टॉक को काट दो। सच्चाई यही है। कोई अब बोलेगा तो खैर अब तो बहुत देर भी हो गई, लेकिन अभी भी जो रैली आई है उसमें अगर आपका स्टॉक ऊपर की तरफ आया है और वो रद्दी स्टॉक है, आपको मन से पता है, आपको ईमानदारी, अपने आप से ईमानदार होना ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जो भी आदमी सफल हुआ है ना, वो अपने आप से ईमानदार था, कि उसे पता होता है, अंदर में सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने लिया था 2 दिन के लिए, अब मैं 2 महीने से इसमें बैठा हुआ हूँ, चाहे जितना लॉस हो जाए मैं सह रहा हूँ, एवरेजिंग कर रहा हूँ। तो उसको पता होता है। तो आप अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ, मेरे कमेंट में आके मत बोलना कि सर आप तो गलत बोल रहे हो, इतना गिरने के बाद कौन बेचता है। लेकिन अगर इस रैली में आपको एग्ज़िट का मौका मिल रहा है तो आप एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि ख़राब स्टॉक्स जो है ना वो नहीं बढ़ेंगे। अगर निफ्टी वापस से नया हाई भी लगा देगा ना, तो जो आपके ख़राब स्टॉक्स होंगे, जो फंडामेंटली ख़राब हैं, जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, वो लोग नहीं जाएंगे अपने वापस उस लेवल पे जहां आपने ख़रीदा है, वो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। बल्कि इनकी जो भी पैसा बचा है उसको उन स्टॉक्स में लगा दो जो अच्छे हैं ना, तो हो सकता है वो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपका वो लॉस भी रिकवर कर दें। तो एकदम ईगो में मत आ जाएगा, कोई लॉस तो नहीं काटूंगा। लॉस काटने की कला अगर आप नहीं सीख पा रहे हो ना, तो स्टॉक मार्केट में काम मत करना, बहुत लॉस हो जाएगा। एफडी में डाल देना पैसा, वो ज़्यादा सेफ है। स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, तो आपको दोनों तरफ का सोचना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप कोई स्टॉक यहाँ ले रहे हो, तो आप लेते समय क्या सोचते हो कि बस ये ऊपर ही जाएगा, अगर ये नीचे जाना चालू कर दिया तो कोई प्लान नहीं रहता आपके पास। मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप आज भी कोई स्टॉक लोगे ना, तो पहले नीचे वाला प्लान बनाना। ऊपर जाएगा तो प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्या करना है, वो तो बैठे रहना है। पर साइकोलॉजी जो है ना, दिमाग जो है हमारा, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। ऑल इज़ वेल बोल के बैठे रहने से यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो मूवीज़ में अच्छा लगता है, यहाँ ऊपर जा रहा हो तब ऑल इज़ वेल बोल के बैठे रहो लंबा तो चलेगा, लेकिन नीचे जा रहा है तब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा रिस्क कैपिटाइट है उतना लेने का, कि अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया हूँ कि सर ये तो टाटा मोटर है, ये तो अच्छा ही होगा, ये तो मैं रख लूँगा 10 साल, ये तो वापस 1200 चला जाएगा। जब 1200 था तब से आप एवरेजिंग कर रहे हो, अब वो 600 आ गया, 600 से अभी इस रैली में बढ़ के 700 हुआ, तो अब आपको मौका मिल रहा है थोड़ा एग्जिट करने का, तो आप नहीं निकलोगे, वापस वो 400 हो जाएगा, पता चल रहा है। तो फिर आप बोलोगे अरे यार ये मौका था मैंने गंवा दिया। इसलिए कोई तो होना चाहिए आंखें खोलने वाला कि अभी भी बाबू, पिछले बार जो 20 दिन पहले जो आप सोच रहे थे कि भगवान इसको थोड़ा बढ़ा दे मैं निकल जाऊंगा, तो बढ़ा दिया। अगर निकलना है, ख़राब लग रहा है स्टॉक, तो निकल जाओ। अगर पता ही नहीं स्टॉक ख़राब अच्छा क्या होता है, तो भी निकल जाओ, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना क्या होता है ख़राब अच्छा। तो आप तो बस जुए की तरह से ले लिए थे कोई भी स्टॉक को। तो अब तो मौका है, अभी भी क्या पता ये मान लो नया हाई लो बना दे, कुछ भी चीज़ श्योर नहीं है।
हो सकता है 15,800 चला जाए निफ्टी, क्या करोगे फिर? बैठे रहोगे? अगले 5 साल तक निफ्टी ऊपर ही ना जाए तो क्या करोगे? अब ऐसा थोड़ी ना होता है सर, बोल दो। ऐसा हो गया तो क्या करोगे? आपका जो पैसा है क्या वो आपको अगले साल काम आने वाला है, अगले महीने काम आने वाला है? तो आप कहाँ से लाओगे पैसे? अगर ऐसा कोई पैसा है तो सोचो। अगर ऐसा कोई पैसा है जो 5 साल रख सकते हो बिना किसी ज़रूरत के, तो बैठे रहो। अगर आपको लगता है कि वो कंपनी ऊपर जाएगी तो और ख़रीदो, इन्वेस्ट करो, कोई रोकने वाला नहीं है, आपका पैसा है। लेकिन एक बार सोच लो, मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। ना मैं पैसे ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ना आपसे कुछ मांग रहा हूँ। बस मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू निकालना तो आना चाहिए ना बाबा। कि वैल्यू पता तो हो कि हाँ भैया ये स्टॉक जो है 30 रुपये में मिल रहा है, ये 40 के लायक है। अब कैसे पता कि आपने किसी को बता तो सको। आप ही के बच्चे, आप ही की बीवी कोई पूछ ले कि भैया आपको कैसे पता कि ये 40 रुपये में स्टॉक अच्छा है, आपने क्या सोच के लिया? सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि क्या सोच के लिया। अगर आपको पता ही नहीं है ना तो अभी काम मत करो, अभी पैसे मत डालो, अभी सीखने पे ध्यान दो। जब पता चल जाए ना, हाँ सर मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने ब्रेकआउट पे ले लिया यहाँ पे, अब मैं ये मेरा स्टॉप लॉस था, अब मैं जब भी ये वापस एक रेड कैंडल भी बना देगा मैं निकल जाऊँगा, एक लोअर लो बना देगा तो मैं निकल जाऊँगा, 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। कुछ भी एक बनाओ तो सही। नहीं सर मैं तो इसमें 5 साल बने रहूँगा, कुछ तो बनाओ। चलो ठीक है तुम 10 साल बने रहना, पर बनाओ तो सही, एक पेपर में लिख के रखो तो सही, ताकि तुमको ही पता रहे कि तुमने क्या डिसाइड किया था। लेने के बाद सब बदल जाता है बाबा। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है? अब मेरा सिंपल सा रूल है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी में तो आपको चेक करना चाहिए कौन सा सेक्टर सबसे कम गिरा है। तो आप ये जो टॉप है ना, जहाँ से 27 सितंबर, यहाँ से आप चेक करो निफ्टी में कितना फॉल आया है और आपके सेक्टर या स्टॉक में कितना फॉल आया है। जो भी सेक्टर या स्टॉक अब ऊपर जाने लगा है ना निफ्टी के कंपैरिजन में, या तो वो वहाँ पे जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, उन सेक्टर में हम पोजीशन बनाएंगे और उन्हीं स्टॉक में पोजीशन बनाना जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के नज़र से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ट्रेंड भी ऊपर की तरफ हो, जीरो लाइन के वही क्रॉस कर रहे हो। तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको tradingview.com खोलना है अपने ब्राउज़र में, फिर से बता रहा हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। और आपको धन या जीरोधा टाइप वाले जो ब्रोकर वाले ट्रेडिंग व्यू है वहाँ ये नहीं मिलता है। आपको ब्राउज़र में गूगल क्रोम में खोलना है और उसके बाद लॉगिन करना है अपने जीमेल आईडी से। फिर ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके आपको सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। हजारियों बार बता चुका हूँ मैं, फिर भी आप लोग सीख नहीं रहे हैं लगता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे एक इंडिकेटर आ जाएगा। अब आपको देखना है निफ्टी कितने दिनों से गिर रहा है, तो निफ्टी यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आज के दिन में हो गए हैं 120 दिन। तो 120 दिन से निफ्टी तो गिर रहा है बाबा। तो 120 दिन में कौन सा सेक्टर है जो सबसे कम गिरा है और अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है? मतलब आप कैसे कंपेयर करते हो कि अगर हमारे पास इंडस्ट्री में 20 सेक्टर है मान लो, तो समझ लो कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं। अब आप कौन से बच्चे पे दाव लगाओगे? जो होशियार होगा। तो क्लास का एवरेज मान लो, जो सारे बच्चों का जो एवरेज नंबर आता है वो 60% आता है। तो उसमें से ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जो 90% ला रहे होंगे, ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जो 40% ला रहे होंगे, लेकिन एवरेज 60% है। तो एवरेज क्या है? निफ्टी। निफ्टी ही एवरेज है ना सारे सेक्टर्स का। तो सेक्टर से ज़्यादा जो परफॉर्म कर रहा है वो मतलब सॉरी, निफ्टी से जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर अच्छा है। तो हम इसके ये इंडिकेटर क्या बताता है कि निफ्टी से कंपेयर करेगा आपका कोई भी चीज़ को। जो भी आप यहाँ लिख दो, निफ्टी की जगह HDFC बैंक लिख दो, रिलायंस लिख दो, सेक्टर का नाम लिख दो, सबको कंपेयर कर देगा पिछले 120 दिन में। अब पिछले 120 दिन में हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी को निफ्टी से, तो क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन। अब हम चलते हैं वन बाय वन सेक्टर में। तो सबसे पहले मेटल सेक्टर। अब मेटल सेक्टर का ग्राफ देखो, लाल से हरा हो गया, सिंपल सी बात है। मतलब कि यहाँ से ये आया, क्या आया? स्ट्रेंथ आया, यहाँ से एक स्ट्रेंथ आया, ये पूरा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अप ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे जो अभी निफ्टी में रैली आ रही है उसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि अप ट्रेंड रहे और जीरो को जस्ट क्रॉस या ऊपर की तरफ रहे, जीरो के ऊपर भी रहे और अप ट्रेंड में रहे, मतलब कि अभी भी उसमें स्ट्रेंथ हो, नीचे की तरफ ना जा रहा हो। तो उसके लिए अब हम मेटल सेक्टर को अवॉइड करेंगे, रियलिटी सेक्टर में आएंगे। रियलिटी सेक्टर देखो साफ दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो रियलिटी सेक्टर में पैसे नहीं बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो नीचे की तरफ है और फ्लैट है ना, डाउन ट्रेंड भी नहीं है ना अप ट्रेंड, लेकिन फ्लैट है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब ये इस तरीके से जीरो लाइन को यहाँ से
ऊपर की तरफ आके ऐसा क्रॉस करे, मतलब कि निफ्टी से स्ट्रांग हो जाए ये सेक्टर, तब आप इस सेक्टर के स्टॉक्स में जाके पोजीशन बना सकते हो। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वीक है, जीरो के नीचे है। एनर्जी सेक्टर वीक है। फाइनेंस सेक्टर देखो कितना स्ट्रांग है और अप ट्रेंडिंग है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर में भी आप ये जो लोअर लो है ना, इसको मिला के एक लाइन खींच सकते हो इस तरीके से। तो आप देखोगे इसमें भी ये हायर हाई हायर लो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जिस दिन ये इस तरीके से लाइन को ब्रेक कर दे उस दिन आप निकल सकते हो, लेकिन तब तक मैंने बहुत दिनों से बताया है फाइनेंस सेक्टर एक अच्छा है। फाइनेंस सेक्टर में ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो यहाँ पे अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहे थे और अब तो वो उनमें भी रैली आ रही है। तो यहाँ पे अभी भी फाइनेंस सेक्टर में देखा जा सकता है मौका। तो फाइनेंस सेक्टर एक अच्छा है। बैंक निफ्टी भी देखो अप ट्रेंडिंग है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंडिंग है। ये जो लो है ना, इसको आप मिला सकते हो इस तरीके से। जिस दिन ये लो यहाँ से ब्रेक हो जाए उस दिन आप निकल सकते हो। बाकी अप ट्रेंड में चल रहा है। निफ्टी से स्ट्रांग है बैंक निफ्टी और फाइनेंस। बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है, पब्लिक सेक्टर वाले वीक है। कंजप्शन सेक्टर देखो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि निफ्टी से वीक है। अगर आप इसके हाईस को मिलाओगे, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है तो हाई को मिलाते हैं ना, तो आप देखोगे कि ये वीक है। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंजप्शन सेक्टर अच्छा नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ऐसे बहुत से कंजप्शन और एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं जैसे एशियन पेंट टाइप, जो बहुत गिर चुके हैं। अब जो लोग कमेंट में पूछेंगे ना सर बहुत गिरने के बाद कैसे लेते हैं, बहुत गिरने के बाद आप देखते हो कि सच में कंपनी किसी शॉर्ट टर्म इशू के कारण गिरी है, उसका फंडामेंटल अभी भी अच्छा है कि नहीं। अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, 5 साल 10 साल, ये सोच के कि मार्केट उसकी वो वैल्यू बाद में दे देगा, ऐसे सोच के वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग नहीं। मीडिया देखो पूरा वीक है, कब से वीक है, बहुत पहले से, इसलिए देखो कितना बड़ा फॉल आया है। अगर आप देखोगे, अगर आप वीक सेक्टर में बने रहोगे तो फॉल लगभग 38% का है, जबकि निफ्टी सिर्फ 11% गिरा है। आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर जब तक अप ट्रेंड में था, ये जो लो लाइन है इसको अगर आप मिला दो इस तरीके से, तो जब तक अप ट्रेंड में था ये जो यहाँ से अगर आप देखोगे ये पूरा ऊपर की तरफ रैली आई थी। जब ये डाउन ट्रेंड में चालू हो गया, मतलब ये वीक होना चालू हो गया निफ्टी से, तो अब आप इसके हाई को मिला दो इस तरीके से, और जब ये हाई को वापस से अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए ना, तो फिर से इसमें रैली आएगी। इतना ही आसान है स्विंग ट्रेडिंग करना। फार्मा सेक्टर देखते हैं, यहाँ से स्ट्रांग हुआ है जीरो, लेकिन ये लाइन जो है ना ये ऊपर नीचे हो रही है। मुझे अच्छा लगता है अगर ये लाइन यहाँ से कहीं से इस तरीके से नीचे से ऊपर जा रही हो तो ये बेस्ट होता है। तो वैसा स्ट्रक्चर फार्मा में नहीं दिख रहा है, तो फार्मा भी अभी अवॉइड कर सकते हो। ऑटो सेक्टर बिल्कुल ही वीक है। टाटा मोटर के भक्तों, सी एन एक्स 200, सी एन एक्स 500, मिड कैप भी वीक है। फिन निफ्टी देखो ज़बरदस्त तेज है, तो फिन निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं वो देख सकते हो आप। मिड कैप और स्मॉल कैप भी वीक हैं, जीरो लाइन के नीचे है, मतलब निफ्टी से वीक है। मतलब कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप को अवॉइड करना चाहिए, लार्ज कैप में पोजीशन बनाने की देखनी चाहिए। लार्ज कैप में कैसे, कोई भी स्टॉक उठाओ और ये अब ये सेम इंडिकेटर जैसे कोलगेट का उठाया हमने, वीक दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि ये जीरो लाइन के ऐसे ट्रेंड नीचे है, तो मतलब क्यों उठना। तो यहाँ पे नहीं एंट्री बनाएंगे हम, कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे भी ऊपर की तरफ होगा। अभी जैसे ये दिख रहा है ये स्टॉक, ये अब धीरे धीरे जीरो लाइन की तरफ जा रहा है, तो वेट करो इसको जीरो लाइन को क्रॉस करने का। ये जो स्टॉक है ये तो बिल्कुल ही इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। अब ये देखो ये आइसर मोटर, अब ये आइसर मोटर के ग्राफ में ये यहाँ से ही देखो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड है, मतलब ये अच्छा है। अब आप इसके बाद इस स्टॉक का जाके फंडामेंटल एनालिसिस करोगे कि हाँ अब ये स्टॉक स्ट्रांग है, तो मैं देखूंगा। टाटा स्टील देखो यहाँ से जीरो को क्रॉस किया और ये एक अप ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक पूरा एक अप ट्रेंड लाइन है इस तरीके से, तो ये अच्छा होता है ये। तो इस तरीके से आपको देखना है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मुझे कौन से स्टॉक खरीदने हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कितने साल के लिए रखना है कि नहीं रखना है। जो हैं स्टॉक्स मेरे, मान लो किसी ने अपने पोर्टफोलियो में कोई कोलगेट टाइप का स्टॉक रखा है, तो यहाँ पे बेच देना चाहिए था ना, यहाँ पे भी बेचता तो 3100 में बेचता, अब हो गया है रेट उसका 2400। तो आप जब बेच दो तभी अच्छा है, लॉस तो बड़ा होते ही जाता है। आप ये मत सोचना कि ऑलरेडी, अभी देखो मैं इसी का एग्जांपल बताता हूँ, ये जीरो लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया था, ये होगा करीबन यहाँ कहीं पे। अब यहाँ पे प्राइस चल रहा था मान लो 3000 रुपये। अब आप जब वहाँ खड़े थे तो आप क्या सोच रहे थे कि प्राइस तो ऑलरेडी सर यहाँ से गिर चुका है 20%,
लेकिन अब आप कहाँ खड़े हो, अब आप प्राइस गिर चुका है 37%। तो जहाँ बेच देते वहीं ठीक था ना, अभी पैसे तो होते आपके पास, अब आप वापस से कोई अच्छे स्टॉक में लगा देते तो वो वापस से कवर हो जाता। तो लॉसेस को ना देखो हमेशा कवर करना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप क्यों नहीं इसमें आपने एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ यहाँ पे, जब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम चल रहा था तो आपने कोई ट्रेंड लाइन खींची और ये ब्रेक होते ही निकाल दिया आपने। ऐसे करके आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे शेयर से निकलना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। वरना शेयर मार्केट में तो रिटेल वाले पैसे गंवाते ही हैं हम। बड़ा आदमी के पास सिस्टम होता है, स्ट्रेटजी होती है, वो पैसे कमा के निकल जाता है। वो सेम काम करता है। अपन लोग क्या करते हैं, रोज़ नया काम करने का कोशिश करते हैं, कुछ जादुई मंत्र ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक ही सिस्टम बार बार सिखा रहा हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये बार बार सेम ही चीज़ सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इसमें भी तो मास्टरी नहीं की ना, अगर कर ली होती तो आपके पैसे बनने चालू हो जाते। या तो आपने कम से कम आज ही के वीडियो में, क्या आपको सब कुछ पहले से पता था क्या? नहीं पता होगा। आपको बहुत से डाउट हैं, लेकिन आप ना तो पूछ रहे हैं और ना तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखो इस तरीके से पकड़ पाएंगे। जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे आपको एंट्री दे देगा स्टॉक में, और आप ये पूरा रैली जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक, या तो आप यहीं पे अगर एक ऐसा ट्रेंड लाइन आप खींच लेते देखो, तो अभी आपको यहाँ कहीं पे एग्जिट मिल जाता स्टॉक में। आप कभी भी टॉप नहीं कैप्चर कर पाओगे, लेकिन आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए। मैंने बताया है बहुत सारा सिस्टम की वीकली चार्ट में आप 30 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लो, फिर सेल कर दो। तो अगर आप इसी स्टॉक में देखते हैं, देखना कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है तो वो काम करता है। जैसे मैंने वीकली चार्ट बना लिया और इसमें मैंने लगा लिया मूविंग एवरेज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 30 पीरियड मूविंग एवरेज, और इसका पीरियड कर दिया मैंने 30, क्योंकि 30 पीरियड मूविंग एवरेज आपका वीकली चार्ट में बहुत अच्छा काम करता है। अब जैसे ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज मैंने लगाया और मैंने यहाँ कहीं नीचे जब ये जीरो से क्रॉस किया था मैंने एंट्री लिया था। अभी हमने डेली चार्ट में देखा। अब मेरा एग्जिट का रूल होता कि जब भी 30 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा स्टॉक वीकली चार्ट में, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं यहाँ 3100 के प्राइस पे एग्जिट कर जाता, अभी तक नहीं बैठा रहता 2400 तक। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए एग्जिट का भी, जब लेते हैं आप तो एंट्री के साथ साथ एग्जिट का भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।